यही पता तो दिया था। लग तो रहा है कि यही वाला गांव है। यही आगे से ही कोई रास्ता है। पता करते हुए चलता हूँ। हाँ, रामबरन भैया ने यहीं का पता दिया था। बढ़िया है। गांव अपने गांव के नज़दीक ही है। नज़दीक ही रहेगी बेटी तो अच्छा रहेगा। चलो, देख आता हूँ इस लड़के को भी, क्या पता यहाँ बात बन ही जाए। मेरे तो बस यही एक ही सोच है कि मेरी बेटी मेरे करीब रहे। बहुत दूर की शादी कर दूंगा तो फिर कहाँ मुझे मिलेगी वो। ऐसे रहेगी, नज़दीक रहेगी, कम से कम उसका हाल चाल तो पता चलता रहेगा। ये गांव अपने गांव के नज़दीक है, इसलिए मुझे तो ठीक लग रहा है। बस बाकी सब भी सही हो, भगवान करे। ए, सुधा जी, सुधा जी, कोई है क्या घर पे? सुधा जी, सुधा जी। जी बताइए, मैं उनकी बेटी हूँ। आपको क्या काम है मेरी मम्मी से? जी, वो मैं अपनी बेटी की शादी की बात करने आया हूँ। अपनी बेटी के लिए आपके भाई से। आपकी मम्मी कहाँ है? उन्हें बुला दो बेटा, उनसे थोड़ी बातचीत कर लूँ। रुको, आप, मैं अभी बुला कर लाती हूँ उनको। माँ, भैया के लिए रिश्ता आया है। ये अपनी बेटी के लिए मेरे भैया का रिश्ता लेकर आए हैं। माँ, एक काम करो, इनसे खूब बढ़िया सा दहेज मांग लो। आखिर अपने भाई की शादी हो रही है, मुझे भी सबको बताना है कि मेरे भैया को कितना सारा दान दहेज मिला। अरे तो कंजूसी क्यों करनी? आखिर मेरा बेटा है वो, और प्राइवेट नौकरी ही सही कर तो रहा है नौकरी ना। और कमा रहा है तो कमाने वाले को थोड़ा बहुत बढ़िया तो दान दहेज मिलना ही चाहिए। थोड़ा बहुत क्यों, मैं जितना मांगूंगी ये सब देंगे। तो बस देखती जा कैसे मैं इनको अभी अपनी बातों में उलझा कर इनसे ढेर सारा सामान ले लेती हूँ। नमस्ते सुधा जी। मैं वो रामबरन जी है ना, उन्होंने आपके बेटे के बारे में बताया था। बस वही रिश्ता लेकर आया हूँ मैं, अपनी बेटी का। हाँ हाँ, समझ गई मैं। मेरा बेटा जब से प्राइवेट नौकरी ही सही, प्राइवेट नौकरी में ही हुआ है ना, तब से रिश्तों की तो लाइन लगी रहती है। एक से बढ़कर एक रिश्ते आते हैं, कभी कोई कुछ देता है, कोई कुछ। एक लोग तो आए थे कल हाथ ही जोड़ने लगे, कहे मेरी ही लड़की से कर दो अपने बेटे की शादी। अब लेकिन हमको भी तो घर द्वार, लड़की के संस्कार सब कुछ देखना है ना भैया? वैसे आपको देखकर तो लग रहा है कि लड़की के संस्कार बढ़िया ही होंगे। आप भी ठीक ही ठाक लग रहे हो मुझे। पर पर क्या बहन जी, बताइए ना, क्या बात है? देखिए भाई साहब, रिश्ता तो बहुत आ रहा है सब, लेकिन अलग अलग तरह की चीजें देने को तैयार है। कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। आप भी बता दीजिए आप क्या देंगे तो इस हिसाब से मैं समझूं। अब देखिए, जैसे मेरे बेटे जैसा लड़का कोई पूरा आपको कहीं मिलेगा नहीं। गांव टोला मोहल्ला पड़ोसी आप चाहे जहाँ पता कर लो, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है मेरे बेटे की। ऊपर से तो प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है, और 20,000 तनख्वाह भी है उसकी, 20,000 महीना। दान दहेज? दान दहेज कैसे कर पाऊंगा मैं? मेरी तो अभी दो बेटियां और हैं। पर क्या करूं? अब मैं ज़्यादा इंतज़ार भी तो नहीं कर सकता। रिश्ता अपने नज़दीक का ही है। गांव इनका मेरे गांव से के बगल में ही है। बिटिया का हालचाल मिलता रहेगा। वैसे भी मेरी बेटी कितनी सीधी और भोली है। बहुत ज़्यादा दूर तो मैं उसकी शादी भी नहीं कर सकता। चलो ठीक है, इनकी बात मान ही लेता हूँ। देखता हूँ क्या क्या मांग रही हैं। थोड़ा बहुत कम करा कर जैसे तैसे कर दूँ। तो सुनिए भाई साहब, वो क्या है कि घर गृहस्थी का सारा सामान तो आप देंगे ही। टीवी, फ्रिज, कूलर। आजकल तो टीवी नहीं चलता, वो बड़ा वाला टीवी रहता है ना, वो जो चौकोर चौकोर सा बड़ा सा लगता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ हाँ, वो एलसीडी। बड़ा वाला एलसीडी दे दीजिएगा, खूब बड़ा वाला, होम थिएटर टाइप का। और साथ में जो है बड़े बड़े स्पीकर, और फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन। और एसी भैया दो चाहिए रहेगा। एक मैं अपने कमरे में लगाऊंगी, एक अपने बेटियों के कमरे में लगाऊंगी। ये दोनों का एक ही कमरा है ना, नहीं तो मैं 3 एसी लेती आपसे, लेकिन चलो एक दो ही में काम चल जाएगा। दो दो एसी, एक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, कूलर, और क्या कहते हैं बाकी सब सामान, सोफा और बेड, ये सब तो आप दोगे ही। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़। अब देखिए, जैसे आप जानते ही हैं कि मेरा लड़का कमा रहा है, 20,000 रुपये तनख्वाह है उसकी पर महीने की। तो मुझे जो है एक बड़ा फ्लैट भी चाहिए शहर में। हम सब पूरा परिवार सोच रहे हैं शहर शिफ्ट कर जाए। आप ही की लड़की के लिए अच्छा रहेगा, हम लोग शहर में रहेंगे तो एक, जो आपका गांव भी सुना है शहर के नज़दीक ही है। तो एक जो है, मुझे एक बढ़िया सा घर आप शहर में दिलवा दो। और हाँ, एक फॉर्चूनर कार आने जाने के लिए। अब जैसे शहर में रहेंगे तो यहाँ से भी तो देखने आना पड़ेगा, अपना खेत और गाँव, तो एक कार भी होनी चाहिए। और फॉर्चूनर सुना है आजकल बहुत अच्छी कार है, वही कार चाहिए। अच्छा बहन जी, देखता हूँ मैं किन किन चीज़ों का इंतजाम कर सकता हूँ। मैं सब कर दूंगा। बस एक ही अफसोस है कि मैं शहर में मकान नहीं दिला पाऊंगा। इतनी हैसियत नहीं है मेरी। लेकिन फॉर्च्यूनर कार तक मैं आपको दे सकता हूँ। मैं कहीं ना कहीं से कर्जा उधार कर कर आपकी सारी शर्तें पूरी कर दूंगा। वाह माँ, आप
आपने तो कमाल कर दिया। पिछले वाला तो केवल बुलेट देने तक ही आया था, इनको तो आपने फॉर्च्यूनर कार में राजी कर लिया। पर माँ, अब फॉर्च्यूनर कार लेकर ही मान जाओ, अब और ज़्यादा अपनी मांग मत बढ़ाओ, शहर में घर वर मत मांगो, इतना कोई नहीं देगा। हमारे भैया भी प्राइवेट ही जॉब कर रहे हैं और सरकारी भी करते हैं ना, तब भी किसी का बाप पागल नहीं है जो इतना सारा दान दहेज देने के साथ साथ एक घर भी दे देगा शहर में। तो माँ, ये फॉर्च्यूनर कार देने पे आए हैं, आप इन्हीं से हाँ कर दो। अरे चल ठीक है, जितना मिल जा रहा है मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कार में बैठकर हम माँ बेटी घूमेंगे, इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। कोई बात नहीं, अगर मकान नहीं मिल रहा है तो वो मकान में ना बाद में इसकी बेटी से धीरे धीरे करके निकलवा लूंगी। कैसे निकलवाना है मुझे आता है। जब अपनी बेटी के सुख के लिए इतना कर रहा है तो धीरे धीरे और ज़्यादा उसको टॉर्चर करूंगी ना तो घर भी देगा ये। बस एक बार शादी हो जाने दे। 4 महीने बाद। हाँ हाँ, वहीं नीचे बैठ जा। और क्या तेरी मुँह दिखाई के लिए सिंहासन मंगवाऊँ क्या मैं, कि सिंहासन पे महारानी बैठेंगी तब इनकी मुँह दिखाई होगी। और वैसे भी लेकर ही क्या आई है तू, यही टीवी फ्रिज कूलर पंखा। एक घर मांगा था तेरे बाप से, वो तो दे नहीं सका, तो अब जितना घर नहीं मिला है ना तो यहाँ आंगन में कम से कम तुझे जमीन दे रही हूँ। जितना मिल रहा है ना उतने में ही संतोष कर, चुपचाप बैठ जा वहीं। अरे अरे, ये क्या, दुल्हन को आप लोगों ने जमीन में बिठा कर रखा है। भाभी, ये क्या कर रही हो आप। आपकी सास ने आपके साथ ऐसा किया होता तो आपको कैसा लगता। नई नई बहू है, इसे आप लोगों ने जमीन में बैठा कर खुद आप लोग चारपाई पे बैठे हो। अरे इसे कुर्सी ना सही तो चारपाई ही दे दिए होते। इसी तरह जमीन से बिठा कर रखा है आप लोगों ने। अरे ये क्या, ये तो नई नवेली दुल्हन है और इसे नौकरों की तरह जमीन में बिठा दिया। आप लोगों का भी ना कोई वो नहीं है, कोई मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है। यही होता है, इसीलिए मैं गांव वालों के घर में कभी जाती आती नहीं। ये तो आप लोगों ने इतना हाथ जोड़कर बुलाया था तो मैं आ गई। और ये क्या क्या दिख रहा है मुझे, इस तरह से आप लोगों ने लड़की को जमीन में बिठा कर रखा है। अरे प्रिंसिपल मैडम, आप भी ना क्या उसके जमीन में बैठने और ऊपर बैठने पे देख रही हैं। देखिए कितनी सुंदर है, बस यही एक अच्छाई है इसकी, और ज़्यादा कुछ इसका बाप दे नहीं पाया है। तो एक ठो कुर्सी दिया होता या एक ठो बढ़िया सा सोफा 2 और दे दिया होता। एक दिया है, एक और दे दिया होता तो यही सोफा भी यहाँ लगवा देती तो सोफे पे बैठती है। अब सोफा लेकर एक ही ठो आई है तो वो तो घर के अंदर चला गया, तो बैठेंगी ही जमीन में। ए भगवान। अरे देख रही हो बहन, मैं इसीलिए इन लोगों के घर में नहीं आती। गांव वाले सब बड़े बेकार हैं। ऐसा ऐसा इन लोग को रुपए पैसे का नशा चढ़ा हुआ है। देख रही हो, नई नवेली दुल्हन को जमीन में बिठा दिया। इतना इनको रुपए पैसे की लालच है। अरे प्रिंसिपल मैडम, क्या ही बताऊं, इतना ये दुष्ट औरत है कि लगता है सारा धन दौलत अपने छाती पर लाद के लेके जाएगी। वो बाहर जितना सामान देख रही है ना, फ्रिज टीवी कूलर एसी और पता नहीं क्या क्या, वॉशिंग मशीन और वो बेड डबल और वो सब सोफा कुर्सी, वो सब इसके बाप ने ही दिया है लड़की के ही। लेकिन नहीं, इन लोगों को पता नहीं, इन लोगों का पेट कभी नहीं भरेगा। 2 बेटियां हैं अपने, पर ये औरत ये बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं है। सही कह रही हो, इनको जरा सा भी संतोष नहीं है। पता नहीं कैसे लोग इतना बड़ा बड़ा पाप कर लेते हैं। अरे वो भी तो किसी की बेटी है। अरे भगवान भगवान, हे प्रभु। अरे दुल्हन तो बड़ी गोरी और चिकनी दिख रही है। लाओ जरा मुंह तो देख लूं इसका, कैसी है। अरे वाह आंटी जी, आपकी दुल्हन तो बहुत ही सुंदर है। इसे घूंघटे में क्यों रखा है। अब हम ही सब तो हैं यहाँ, इससे कहते अपना घूंघटा उठाए, हम सब देखें कितना चांद से सुंदर बहू लाई हो। अच्छा आंटी जी, बहू तो बहुत सुंदर मिली आपके बेटे को, पर शादी में क्या क्या मिला वो नहीं बताओगी। बाहर इतना कुछ रखा है, इनको दिख नहीं रहा है। इनको और चाहिए। ऐसी ऐसी औरतें ही हैं जो समाज में दहेज को बढ़ावा देती हैं। इनको तो मैं जवाब देती हूँ। इतना गलत हो रहा है, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। अरे किया आप प्रिंसिपल मैडम, इनको मैं जवाब देती हूँ। ये सब आपकी शहरी भाषा नहीं समझ पाएंगे, ये सब मेरी ही भाषा समझ पाएंगे। इनको मैं भी अच्छे से समझा देती हूँ। अरे वाह पूजा बहन, वाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बाहर इतना सब कुछ देख के आ रही हो, तब भी अभी आपको जानना है कि इसके घर से क्या क्या मिला है। ये तो सबने पूछ लिया कि लड़की क्या लेकर आई है, पर ये तो किसी ने पूछा ही नहीं उससे कि वो क्या क्या छोड़ कर आई है। क्या बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। हम सब के घर में बेटियां हैं और हम सब खुद भी किसी की बेटियां हैं। पर देखो, आज हमें समाज ने कैसे कर दिया कि हम खुद ही अपनी जाति के दुश्मन हो गए। हम भी औरतें हैं और एक औरत का ही मजाक उड़ाते हैं, उसी से पूछते हैं कि वो क्या क्या लेकर आई। अरे कभी ये भी जानने की कोशिश करो कि क्या छोड़ कर आई है। अपना प्यार करने वाला घर परिवार, अपने मोहल्ले, अपने गाँव को सब कुछ छोड़कर तो आई है तुम्हारे यहाँ। अब तुम्हें और क्या क्या चाहिए। हम ही सब हैं जो समाज में इस दहेज को बढ़ावा करते हैं। हम ही सब हैं जो हम ऐसे सवाल दूसरों से करते हैं, यही सवाल तो हमारे दहेज को बढ़ावा देते हैं। और हम इस कभी समझ ही नहीं पाते कि गलती कहाँ हो रही है। अरे मैंने तो दुल्हन को भी रुला दिया बेचारी।
हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं तो बस ऐसे ही शादियों में जाती हूँ, जो सवाल वहाँ सुनती हूँ लोगों को बोलते हुए, वही बोल दिया यहाँ पर। मुझसे गलती हो गई, आप लोग मुझे माफ करना। 2 दिन बाद। वाह, कितना अच्छा और हैंडसम लग रहा हूँ मैं। हाँ, इसी हैंडसम शक्ल पे तो मुझे फॉर्च्यूनर कार मिली है। नहीं नहीं, मेरी कमाई पर भी मिली है। आखिर मैं प्राइवेट जॉब जो करता हूँ, 20,000 रुपये तनख्वाह है मेरी। इससे ज़्यादा अच्छी और क्या बात होगी। मुझ जैसा लड़का कहाँ किसी को मिलेगा। और फिर तभी तो इसके बाप ने मुझसे शादी की इसकी, वो भी फॉर्च्यूनर कार, और इतना सारा दान दहेज दे के। कुछ तो बात है मुझ में। जी, वो आप कहाँ जा रहे हैं? कितनी देर में लौटेंगे? ये सवाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे ये सवाल आज तक मेरी माँ ने नहीं किया, तुम करोगी? अरे मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊँगा, जिससे मन करेगा उससे बोलूँगा, और जब मेरा मन करेगा तब घर लौट कर आऊँगा, और नहीं मन करेगा तो नहीं भी आऊँगा। तुम कौन होती हो पूछने वाली? इतना हक नहीं दिया मैंने तुम्हें। मेरे सर पर चढ़ के नहीं नाचोगी तुम। अपनी औकात में रहो। औरतों की औकात ना सिर्फ दूर दूर रहने की होती है। वो सिर्फ नौकरानी की तरह घर में पड़ी रहने वाली होती हैं, दासी होती हैं वो पति की। समझ आया तुम्हें? पर मैं तो बस जानना चाहती थी कि आप कितने बजे आएंगे। मैंने सोचा था उस हिसाब से आज मैं आपके लिए आपके मन का खाना बना दूंगी। मुझसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। औरतों को मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। अरे वो सब नीच होती हैं, और उन्हें सिर्फ नीचों की भांति ही समझा जाता है। तुम मेरे लिए इस नौकरानी की तरह इस घर में हो, बस पड़ी रहो, समझी? मुझसे ज़्यादा मेल जोल बढ़ाने की कोशिश मत करो। पत्नी का मतलब ये नहीं होता है कि वो पति के बराबर खड़ी हो गई। रहोगी तुम हमेशा मेरे पाँव की जूती ही। समझ आया तुम्हें? आइंदा मुझसे कोई सवाल करने की, या मेरे पास आने की, या मुझसे कुछ बोलने चालने की कोशिश की ना, तो हाथ और लात दोनों से अच्छे तरीके से समझाऊंगा तुम्हें। जिस तरीके से तुम्हें आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा। फिर अच्छे से सुधर जाओगी तुम। दोबारा तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी ये सब कुछ करने की। अरे मत रो भाभी, जाने दो। भैया का नेचर शुरू से ही ऐसा है। वो औरतों को कुछ नहीं समझते। आज तक मैंने उनको कभी औरतों का सम्मान करते नहीं देखा। पर आप शांत हो जाओ। आप क्यों दुखी होती हो? मेरी तो नई नई शादी हुई थी। मैंने सोचा था कि हम साथ में रहेंगे और तुम्हारे भैया मुझसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पर ये तो मुझे कुछ समझते ही नहीं। भैया का नेचर शुरू से ही ऐसा है भाभी। वो औरतों को कुछ नहीं समझते। उनको वो बेकार की चीज़ लगती हैं। सम्मान तो दूर की बात है, वो अपने बराबर भी उनको नहीं समझते। सम्मान देने के लिए तो उनको औरतों को अपने से ऊपर रखना पड़ेगा, और वो क्या, वो तो अपने बराबर में भी औरतों को नहीं रखते। यानी मेरी शादी एक गलत इंसान से भी हो गई। हे भगवान, मैं तो लौटकर अपने घर भी नहीं जा सकती। मैं कैसे जाऊंगी अपने घर? मैं अब दोबारा से अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बन सकती। और अभी मेरे पीछे तो मेरी 2 बहनें भी हैं। जो कुछ भी होगा यहाँ मुझे सहकर रहना ही होगा यहीं पर। मैं तो और कुछ कर भी नहीं सकती। अरे करमचली, कहाँ मर गई? जल्दी आ यहाँ, देख तूने क्या कांड किया है, देख यहाँ कर। क्या हुआ मम्मी जी? बताइए मुझे, क्या मुझसे गलती हो गई? मैंने तो सुबह से सारे काम कर दिए हैं। सारे काम कर दिए हैं कि बच्चे का क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो बाहर कपड़े जितने अभी रख कर आई हूँ उन्हें कौन धोएगा? हाँ, तेरी अम्मा आएगी तेरे मायके से उठ के यहाँ पे कपड़े धोने। तू नहीं धोएगी तो जा जाकर सारे कपड़े धो, और जल्दी से जल्दी कुछ खाना बना कर ला मेरे लिए। मुझे भूख भी बहुत जोर की लगी है। तुझसे तो एक काम नहीं होता ढंग से। अभी तो मुझे आए हुए 2 ही 3 दिन हुए हैं और आप लोग मुझे इस तरह से मारते हैं। अरे क्या हुआ मालकिन, क्या हुआ? इतना जोर जोर से आज सुबह सुबह किस पर गुस्सा करने लगी तुम? और ये इसको क्या हो गया? अरे सुनते हैं जी, अभी 2-4 दिन हुआ है महारानी को आए, तो ये नई नवेली दुल्हन है, इनसे काम नहीं होगा। एक घर मांगा था इनके बाप से, वो तो वो शहर में दे ना सका, और बस ये सोच रही है कि कार लेके आई है तो वही बड़ा काम कर दिया। अरे बेटे, मेरे बेटे के लिए कार देने को तो 100 लोग तैयार थे, तब क्या जरूरत थी हमें इस मोटी भैंस को अपने घर में लाने की? हाँ, जबान चलाएगी मेरे आगे, जबान चलाएगी। ले अरे और मारो, इतना जल्दी नहीं, और मारा करो, खूब मारा करो इसको। अरे इसका बाप जब तुमने घर मांगा था तो इसने दिया क्यों नहीं? और जब इसने तुम्हारी शर्तें पूरी नहीं की तो उसकी बेटी से ही तो बदला लेंगे हम। झूठे में हमारे बेटे को फंसा के जल्दी से शादी करवा दी उस बुढ़े ने। मारो मारो और मारा करो। अरे ये क्या हो गया भाभी? आपको इतनी चोट कैसे लगी आपको? अरे अभी आपको आए हुए यहाँ दिन ही कितना हुआ है, और इस तरह से आपको चोट लग गई? कैसे लग गई भाभी? कहाँ गिर गई आप? गिरी नहीं है, अपने कर्मों के कारण कूटी गई है।
और मुझे पता है पक्का माँ ने ही मारा होगा इसे। और अच्छे से सुन ले, जो काम हम लोग कहा करें अगर ठीक से ढंग से नहीं किया ना, तो माँ ने जितना ताकत से तुझे मारा है ना, इससे दुगनी ताकत से मैं मारूंगा तुझे। अपनी दोनों बहन से भी मरवाऊंगा तुझे, समझ आया तुझे? वरना घर में रहना अच्छे से सीख जा और ये आराम फरमाने की आदत छोड़ दे, समझ आया? और छोटे तो इसके पीछे परेशान होना छोड़ दे। औरत है, औरत का जन्म ही होता है मार खाने के लिए। अरे भाभी क्यों सहती हो आप इतना? आप अपने घर को लौट जाओ ना। मैं कह रहा हूँ ना, आपको चले जाना चाहिए। आपको क्या लगता है ये लोग क्या सुधर जाएंगे? ये लोग जैसे हैं ना वैसे ही रहेंगे, बल्कि आपको सहते देखते देखते ना इनका बर्ताव आपके प्रति और भी बुरा होता जाएगा। ये लोग आपको और परेशान करेंगे। भाभी आप अपने घर चली जाओ। मैं नहीं जा सकती, मुझे सब कुछ सह कर भी यही रहना होगा। मेरे पीछे अभी मेरी दो बहनें थी शादी के लिए, पापा ने बहुत मुश्किल से दान दहेज देकर मेरी शादी की है। वो अब दोबारा मैं अगर वहाँ पर गई तो उनकी कितनी बेइज्जती होगी, मेरी बाकी दोनों बहनों की शादी कैसे होगी? मुझे सब कुछ सहते हुए यही रहना होगा। अरे आयुष, क्या हुआ? आज तुम इतनी चिंता में क्यों हो? तुम्हें इतना परेशान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। क्या हुआ? अब तो तुम्हारी भाभी भी आ गई हैं, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। चलो, अब तो तुम्हारी भाभी आ गई, अब हम दोनों भी जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। जिस तरह का माहौल मेरे घर में है ना, मैं क्या ही कहूँ तुमसे। मैं भाभी को अपनी देख रहा हूँ, 2-4 दिन में ही उन्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें भी वो सब नहीं सहवाना चाहूँगा। जानती हो भैया भाभी को बहुत मारते हैं, वो उनसे अच्छे ढंग से बात भी नहीं करते। और माँ तो हाथ से पैर से सबसे भाभी को मारती हैं। और मेरी दोनों बहनें भी कम नहीं हैं, वो लोग भी भाभी पर हाथ उठाती हैं। अरे बेचारी कितना सहती है। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी सहती हैं तो क्या ज़रूरी है कि मैं भी सहूँ? हर औरत ऐसी नहीं होती। भाभी के पास तुम्हारे कोई और चॉइस नहीं होगी, पर मेरे पास चॉइस है। मैं वकील हूँ, वकील, और मैंने वकालत पढ़ी है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनों को तो मैं 1-2 दिन में ही ठीक कर दूँगी। बस तुम मुझे एक बार उस घर में तो आने दो। 2 महीने बाद। देखो प्रिया की माँ, हम बड़े शहर जा रहे हैं, लखनऊ, तो आने में थोड़ा देर हो जाएगी, 2-3 दिन लगेंगे। बिजनेस के काम से जा रहे हैं, थोड़ा जो है वहाँ पे मुनाफा भी होगा, थोड़ा बिजनेस का काम देख लेंगे। वैसे भी जब सारा काम अपने आप से देखो तभी सब सही रहता है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। और वो कार है ना, ये मेरे बेटे की कार फॉर्च्यूनर जो इसकी शादी में मिली है, उसी कार से हम दोनों बाप बेटे जाएंगे। कार ये चलाएगा और मैं इसके साथ बैठूंगा और आराम से हम लोग जल्दी ही पहुँच जाएंगे। अब तुम लोग चिंता मत करना, मेरे पीछे घर मेरा बेटा दूसरा वाला ये सूरज संभाल लेगा। चलो ठीक है जी, कार ही मिली है तो कार का ही उपयोग कर लो। उस करमजली के बाप से शहर में घर मांगा था, अगर वो भी हुआ होता तो कार से आप लोग जाते, अपने घर में आराम करते। पर नहीं, उसका बाप तो खेल खेल गया, बिना जो है घर दिए ही उसने शादी करा ली। हाँ माँ, देख तो रही हो, मेरे गले पड़ गई। और जो है कार के अलावा मुझे कुछ मिला भी नहीं। मेरे सारे दोस्तों को कहीं दिल्ली में फ्लैट मिल रहा है, किसी को मुंबई में मिल रहा है, और मुझे लखनऊ जैसे बड़े शहर में भी नहीं मिला घर। और मेरी पर्सनालिटी देखो, सारी लड़कियां मरती थी मुझ पे, और मेरी शादी उस करमजली से करा दी गई जिसका बाप मुझे केवल एक कार दे गया है बस। पापा जल्दी आना, आप, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। पापा मेरे लिए आप वहाँ से ना खूब अच्छी अच्छी चूड़ियाँ और हार और मेकअप का सारा सामान लेते आना, ठीक है पापा? मैंने सुना है लखनऊ में बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। ऐसे मैं भी मेरे पापा से सामान मंगाती थी जब मेरे पापा कहीं बाहर जाते थे, तो कितना जल्दी वक्त बदल गया। मेरे पापा कभी मुझसे तेज आवाज में बात भी नहीं करते थे, और यहाँ लोग मुझे लात घूंस से सबसे मारते हैं। बाय पापा। बेचारा मेरा बच्चा और मेरे पति जाएंगे अब कहीं शहर में, बेचारे इधर उधर भटकेंगे, फिर कोई होटल मिलेगा तो वहाँ पे कमरा लेंगे। इस करमजली नालायक का बाप एक घर न दे सका हमारे बच्चे को। सूरज बेटा, जा तू अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, घर संभालने के लिए तेरी माँ है, मैं सब सारी व्यवस्था देख लूंगी, जा तू। माँ, पर भाभी को किसी ने नहीं बताया ना, तो भाभी से किसी ने पूछा ही। उनको भी तो बताना चाहिए था कि भैया कहाँ जा रहे हैं। भैया तो उन्हें कुछ बताते नहीं, कम से कम आपको बता देना चाहिए था। अरे उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, उसे बताने की क्या जरूरत है? घर की मालकिन मैं हूँ या वो इस घर की सिर्फ एक नौकरानी जैसी हैसियत है उसकी। बहू बनकर आई है और अपना काम करे बस, और उसे मैं अपने सर पे नहीं चढ़ाऊंगी। अगले दिन माँ भाभी ने मेरे कपड़े नहीं धोए, भाभी ने मेरे सारे कपड़े जो उधर बाथरूम में रखे थे ना उनको वहीं पर पड़ा रहने दिया। आज तो इन्होंने घर का एक काम भी नहीं किया सही से, और नाश्ता भी जला जला खिलाया मुझे, जला जला सा बनाया था इन्होंने। सारे ब्रेड टोस्ट सब जलाकर खराब कर दिए थे, मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। हाँ माँ, जब से भैया गए हैं ना, ये एक काम नहीं करती है औरत सही से। ना तो अच्छा नाश्ता ही बनाती है, ना तो कपड़े ही धोती है, और ना ही किचन को साफ करके रखा है। आपको पता है किचन में कितनी गंदगी है?
अरे करमचली महारानी, हमारे बेटे और पति के जाते ही तूने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। तू क्या खुद को सच में महारानी समझने लगी जो तू ऐसा कर रही है हमारे साथ? तूने मेरी बेटियों के कपड़े क्यों नहीं धोए? जला हुआ नाश्ता बनाया तूने, तेरी इतनी हिम्मत, तूने जला हुआ ब्रेड टोस्ट मेरी बेटी को खिला दिया, उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। और तू समझती क्या है अपने आप को? अगर तुझे क्या लगता है कि हम लोग तुझे मार नहीं पाएंगे? अरे अभी तक मैं ही मारती थी ना, मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर तुझे मारूंगी। इसी हाथ से तुमने मेरे कपड़े नहीं धोए ना, इसी हाथ से तुमने मुझे जला हुआ खाना खिलाया ना। ले ले अरे दीदी छोड़ दीजिए, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ दीजिए, मैं भी धो दूंगी। वो मेरे सर में दर्द था, मैं वहाँ गई नहीं, मैं भी धो देती हूँ, मैं सारे कपड़े सुखा दूंगी आपकी। दीदी हाथ छोड़ दीजिए। मेरा हाथ तोड़ दिया, मैं कैसे घर के काम करूंगी अब? दीदी माँ माँ, बेहद बुरी खबर है माँ। माँ मैं कैसे आपको बताऊँ माँ। भैया और पापा जिस कार से जा रहे थे उस कार का एक्सीडेंट हो गया माँ, कुछ नहीं बचा उसमें, कुछ नहीं बचा। हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। 2 साल बाद ले ले और खा। तू ना लात और हाथ की ही इंसान है। तुझे मारते मारते मेरे हाथ पैर टेढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन तू नहीं सुधरेगी। तुझसे कितनी बार कहा है कि सुबह आंगन में झाड़ू लगा दिया कर सबसे पहले, और 8 बजे तक मेरे लिए नाश्ता बना दिया कर, लेकिन तू एक ना एक काम गड़बड़ जरूर करेगी। ले ले दुष्ट कहीं की। मैं बस जा रही हूँ, मैं अभी आपका नाश्ता बना देती हूँ मम्मी जी, और झाड़ू मैं अभी तुरंत लाकर लगा दूंगी। मैंने सोचा पहले आपका नाश्ता बना देती हूँ। बस जा ही रही हूँ। करमचली अपने पति को तो खा गई, पर अभी तक नहीं सुधरी। अपने पति के साथ साथ मेरे पति को भी खा गई। हाय रे मेरा नसीब, पता नहीं कहाँ से बैठी थी ये मेरे बेटे के लिए। इससे शादी होते ही मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़ गया, और साथ में मेरे पति भी चल बसे। इसी के बाप ने दी थी वो कार। माँ अरे बेटा तुझे क्या हो गया? तू ऐसे रोते हुए क्यों चली आई? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? दामाद जी कहाँ है? वो तुझे यहाँ छोड़ने नहीं लाए? क्या हुआ बता मुझे। माँ सब ससुराल वालों ने मिलकर मुझे खूब मारा। चारों ओर से सबने मिलकर मारा। मेरी नंदों ने, मेरी जेठानी ने, मेरी देवरानी ने, और मेरे पति ने, और मेरे जेठ देवर ससुर सास, सब ने मिलकर मुझे बहुत मारा। और उन्होंने मुझे ढकेल कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा शाम तक 50 लाख रुपए और एक SUV कार ले आकर मेरे घर के सामने खड़ी करो, तब तुम्हें अंदर घुसने देंगे हम लोग। माँ अब वो लोग दहेज के लिए मुझे बहुत परेशान करते हैं। इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास? वो लोग मुझे कभी लेने नहीं आएंगे माँ, जब तक ये सब पैसों का इंतजाम आप नहीं कर देती। वाह वाह, बहुत अच्छे। जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरे की बेटियों के साथ बुरा करते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। आप अपने घर में अपनी बहू लेकर आई, उसे आपने खूब सताया, खूब उसके बाप से दहेज में पैसे लिए। अरे बेचारों की कमर टूट गई, उनका घर बिक गया कर्जा देते, और आप लोग लेते नहीं थके। इसके बावजूद आपने उनकी बेटी को कितनी बुरी तरह से रखा है। इस घर में बिल्कुल नौकरानी बनाकर रखा है आप लोगों ने, और हर चीज का इंतजाम आप लोग उसी पर लगाते हो। आप सबके कर्मों का फल है। वो कार जो दहेज में आई थी, उसी कार में बैठकर आपके पति और आपके बेटे की जान गई। और अब ये देखो, अपनी बेटी को जिस दहेज में के गुमान में भेजा था ना, उसी दहेज के लिए आपकी बेटी वापस आ गई इस घर में। बहू से सारा दहेज लेकर बेटी को देकर उसे विदा किया था ना, बहुत अच्छा किया था। उन लोगों ने सारा सामान भी ले लिया, अब उनको और भी चाहिए, दो अब और। अरे तो चुप हो जा बेटी, तो उसकी बातों पर ध्यान मत दे, मैं कहीं से इंतजाम करती हूँ। 50 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, हम जैसे लोगों के पास पर कहाँ से आएंगे 50 लाख? माँ मुझे लगता है कि काकी सही कह रही थी, मैंने ही शायद गलती की है। शायद इसी का दंड मुझे मिला है, या आपके कर्मों का फल है जो हम सब भुगत रहे हैं। आपको भाभी के परिवार से दहेज नहीं मांगना चाहिए था माँ। अब मुझे मेरे ससुराल वाले कभी नहीं ले जाएंगे, वो लोग मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिए हैं उन्होंने। माँ आप मुझे कोई छोटे सपने मत दिखाओ, मैं जानती हूँ इतने पैसे हमारे पास कभी इकट्ठा नहीं होंगे। हम चाहे पूरे नाते रिश्तेदार सबसे उधार कर ले, पर इतने पैसे हमें तभी नहीं मिलेंगे कि हम 50 लाख रुपए के साथ साथ एक SUV कार भी उनको दे सकें। और आप भी जानती हो माँ, जो एक बार देने के बाद हमेशा उनका लालच बढ़ता ही रहेगा। आप कहाँ से इतने पैसे और रुपए लाओगी? मुझे पता है, मुझे इसी मायके में ही रहना है अपने अब। अरे रमेश जी आप, राम, बहुत अच्छा हुआ जो आपसे मुलाकात हो गई। मैं तो बस सोच ही रही थी कि आपके गांव जाना हो किसी दिन तो आपसे मुलाकात करूं। मैं बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। अरे हाँ बिटिया बताओ ना, क्या बात है? तुम क्या कहना चाहती थी मुझसे? मेरी बेटी ठीक तो है ना? मैं बस आज उसी ओर जा रहा था, सोचा उससे भी मिलता चलूं। बस जा ही रहा हूँ घर अभी उसके। अरे अंकल जी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके ससुराल में कुछ भी ठीक नहीं है। आंटी जी और उनकी
दोनों बेटियां मिलकर उसका रहना उन्होंने हराम कर रखा है। वो लोग उसे मारती पीटती हैं, उससे जबरदस्ती काम कराती हैं, गाली गलौज भी करती हैं। अरे अंकल जी, मैं कहती हूँ जितना काम वो यहाँ पर करती है आप उसे अपने साथ ले जाइए। उतना काम अगर किसी और के घर में कर लेगी ना तो फिर वहाँ उसे इज्जत की 2 रोटी मिल जाएगी। यहाँ तो लोग उसके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। अरे मैं कहती हूँ ऐसा ससुराल किस काम का। अंकल जी, आप अपनी बेटी को अगर फेंक कर इस तरह से संतोष कर लेना चाहते हो तो उसे रहने दो यहीं पर। लेकिन अगर आपके जरा सा भी दर्द है अपनी बेटी के लिए, कभी आपने उससे प्यार किया हो अपनी बेटी जानकर, तो उसे यहाँ से ले जाइए। वो यहाँ रहने के लायक नहीं है अंकल जी। क्या मेरा इतना सब दान दहेज देने के बाद भी मेरी बेटी को इतना सब सता रहे हैं वो लोग? अरे अब तो उसका पति भी नहीं है, विधवा हो चुकी है वो। अब तो उसे लोगों को शांति से जीने देना चाहिए था। मैं कैसे भूल गया कि जो परिवार लालची होता है वो कभी भी किसी का सहयोगी नहीं हो सकता। मैंने कैसे अपनी बेटी को यहाँ इनके यहाँ छोड़ दिया। अरे हे भगवान, मैं आज ही अपनी बेटी को ले चलता हूँ, मैं अभी बल्कि ले चलता हूँ। मुझे अब कोई और काम नहीं करना, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर अपने घर ही जाऊँगा यहाँ से। मेरी बेटी को मारते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं। अरे कभी मैंने अपनी बेटी को डांटा तक नहीं, और यहाँ वो इन लोग की मारपीट और डांट बर्दाश्त कर रही है सिर्फ मेरी वजह से। नहीं नहीं, मैं अभी अपनी बेटी को लेकर ही चलूंगा आज मैं यहाँ से, चाहे उसके लिए मुझे अब कुछ भी करना पड़े। अरे मेरी बच्ची तो इतने दुख में थी, तूने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे मुझे फ़ोन करना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ कि आज वो मोहल्ले की औरत तेरी मिल गई और उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी, वरना मैं तो कभी जान ही ना पाता। अरे इतना इतना दान दहेज दिया था, कार और इतना सारा रुपए पैसा लगाकर तेरी शादी की थी, सब कुछ बिक गया था हमारा, और तब भी तेरी शादी में मैंने इतना कुछ खर्चा किया, और ये लोग यहाँ तुझे इतना परेशान करते हैं। ये सब किया था तेरे सुख के लिए बेटा, इसलिए नहीं कि तू दहेज के लिए मार खाए और गाली गलौज सहे। पापा, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी और मेरी बहनों की जिंदगी आप पर बोझ बने। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी दोनों बहनों की शादी रुक जाए। इसीलिए मैंने आपको कभी बताने की कोशिश नहीं की। जैसी भी थी जिंदगी, मैंने सोचा ऐसे ही मार खाकर कि सहते सहते किसी तरह बीत जाएगी। तो चल यहाँ से, और देखता हूँ आज तुझे यहाँ से ले जाने से मुझे कौन रोकता है। मुझे मेरी बेटी प्यारी है, मैं उसे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इन लोगों को तेरी कोई कदर नहीं है बेटा, तू यहाँ नहीं रहेगी अब। देखती हूँ कैसे ले जाते हो तुम इसे यहाँ से। कानूनन अधिकार है मेरा, मेरे बेटे की पत्नी है ये, और तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम्हें इसे ले जाने दूंगी? मैं ऐसे नहीं जा सकती है यहाँ से। ये मेरे बेटे की पत्नी है, इसे मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ, देखना फिर वो तुम्हारा क्या हासिल करेंगे। ले जाकर जेल में बंद करके 4 डंडे लगाएंगे ना, तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और तू चल इधर, जाकर घर के काम संभाल। कानून मुझे भी पता है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कानून का सहारा ले सकती हो? मैं नहीं। अभी एक फ़ोन घुमाऊंगा ना तो दहेज के लिए जितना प्रताड़ित मेरी बेटी को किया है ना, तुम सबके सब पूरा का पूरा परिवार जेल में नजर आओगे, और मेरी बेटी तो आज मेरे साथ मेरे घर पर ही जाएगी। और तुम्हें भी कुछ कहना हो सूरज तो तुम कह सकते हो। अंकल जी मुझे कुछ नहीं कहना, आप ले जाओ भाभी को यहाँ से। वैसे भी अब भैया रहे नहीं तो उनका इस घर से कोई वास्ता नहीं है, भाभी यहाँ से जा सकती हैं। अरे रुको, ए सूरज, क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है क्या? रोक उसे। बहुत हो गया माँ, आपको क्या लगता है कि आप जो फैसले करती हो सब वही सब सही रहते हैं? अरे कानून उन्होंने भी पढ़ रखा है, उनको भी पता है कानून क्या होता है। और आपको नहीं पता कि कानून क्या है? दहेज के लिए जितना प्रताड़ित आपने भाभी को किया है ना, अगर एक कंप्लेन भाभी कर देंगे तो वाकई में तुम सबके सब जेल में नजर आओगे। और अब ये मत भूलो कि पापा के बाद इस घर का जिम्मेदार अब मैं हूँ। ये सब कुछ मेरा है, ये सारी प्रॉपर्टी सब पुश्तैनी है, और जो मेरा है सब कुछ मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। और अगर इस घर में शांति से रहना चाहते हो तो तुम सब रह सकते हो, वरना मैं तुम सबको इस घर से निकाल दूंगा। और जो तुम 2 डायन बहनें हैं मेरी, जो सबको खाने को तैयार रहती हैं, तुम लोग अच्छे से समझ लो, तुम लोगों की भाभी लेकर आ रहा हूँ मैं, और अब उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस घर में। समझ आई तुम लोगों को? अगर इस घर में रहना चाहती हो तो शांति से चुपचाप से काम करोगी और किनारे पड़ी रहोगी। ये तो क्या बोल रहा है? तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? तुझे अपनी माँ बोझ लग रही है? अरे सब कुछ तेरा है तो क्या? मेरा कोई अधिकार नहीं है? मेरे भी पति थे, वो मेरा भी बेटा था जो मर गया। सब कुछ पुश्तैनी है आपका, और पुश्तैनी बाप के बाद बेटे को मिलता है, और सब कुछ मुझे मिला है, और मैं जिसको चाहूँगा वही इस घर में रहेगा। आप रहोगी तो इस घर में, लेकिन आपको 2 रोटी भी मिल जाएगी ना, उसके लिए भी आप तरसोगी। समझ लेना अच्छे से मेरी बात, अगर आपने मेरी पत्नी को अब परेशान करने की कोशिश की तो। माँ, क्या मुझे काम करना पड़ेगा? नहीं माँ, मैं काम नहीं कर सकती। माँ, आप कहीं से भी 50 लाख का इंतजाम करो, मुझे मेरे ससुराल भेज दो माँ, प्लीज माँ। मैं इतने सारे काम नहीं कर पाऊंगी घर के, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। आप बनो अपनी बहू की नौकरानी, मुझसे ये सब नहीं होगा। माँ, आप पैसों का जल्दी से जल्दी इंतजाम करो, मुझे मेरे ससुराल भेज दो। हाँ आओ, देखो यही है तुम्हारा घर। और कैसा लगा तुम्हें? सब बढ़िया है ना? ये क्या किया तूने? इसके साथ कोर्ट मैरिज कर लाया? अरे पागल हो गया है क्या? अरे इस तरह से शादी थोड़ी होती है। अपने पापा और भाई के मरते तो उसने तो अपना असली रंग दिखा दिया मुझे। ओहो सासू माँ,
उन्होंने असली रंग नहीं दिखाया, उन्होंने आपको सही रास्ते पर लाया है। असली रंग दिखाने का मतलब तो आपसे कोई सीखे। जिस तरह से आप लड़की वालों के परिवार वालों को फंसाकर फिर उनकी बेटियों को परेशान करके उनके बाप से दहेज निकलवाती थी, है ना? यही आइडिया रहता था ना आपका। और आप अपने इस बेटे के साथ भी वही करती, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैं इन्हें पसंद करती हूँ और हमने कोर्ट मैरिज की है और मैंने वकालत पढ़ी है। समझ रख में आया आपको? अगर आपने मेरे साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की ना, आप तीनों की तीनों जेल में होगी। अरे तुम फालतू में परेशान होते हो, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगी। हाँ, तुम आ गई हो ना, अब हम दोनों इस घर की व्यवस्था सही कर देंगे। वैसे भी अब इस घर में सिर्फ मैं ही और तुम तो हैं। ओह सुर्पनखा और तड़का, वहाँ खड़ी रहकर मुस्कुराओ नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ के लिए ही है सारे नियम? तुम लोगों के कुछ नहीं है। तुम दोनों जल्दी से गरम गरम कॉफ़ी और उसके साथ में कोई अच्छा नाश्ता बनाकर हमारे रूम में लेकर आओ, अभी के अभी, 10 मिनट के अंदर, और 1 सेकंड की भी लेट नहीं होनी चाहिए। सुर्पनखा और तड़का, ये कैसा नाम है? माँ, यही अब हमारी जिंदगी की सच्चाई है। हमें इसी घर में रहना है तो हमें भाभी की बात माननी ही होगी। हमें काम करना पड़ेगा अब। हाँ बेटा, हमें लगता है कि मैंने वो गलती ना की होती तो आज ये सब ना हुआ होता। अगर मैं दहेज के लालच में अपनी बड़ी बहू की दुर्गति ना करती तो आज वो मेरे साथ खड़ी होती और आज इस नालायक की इतनी बड़ी हस्ती ना होती कि हमें इतना परेशान कर पाता। माँ ये सोचो, आपने वो कार ही ना ली होती तो कितना अच्छा होता। ना वो कार आती, ना भैया और पापा उससे जाते, ना उनका एक्सीडेंट होता, और ना भाभी, बड़ी भाभी के मन में आपके लिए इतनी नफरत होती कि वो आपको छोड़कर चली जाती, और ना ही छोटे भैया के मन में आपके लिए इतनी नफरत होती कि सूरज अपनी पत्नी को हमारे बारे में इतना पूरा भरा समझा पाता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को कृपया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।